Hello students, let us solve the question number 11. Question number 11 of the 27th January shift 1 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, वो अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में देख लेना। और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए सॉल्व करके डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन को ये देख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट के सेम कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने वाले हैं अगले वाले एग्जामिनेशन में। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा पर कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो इसलिए आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 बाकी क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और फ्यूचर में और भी क्वेश्चन डालूंगा मैं, और बिट सेट VIEEE वगैरह एग्जाम्स के भी डालूंगा, तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस। अब पहले मैं कॉर्ड ड्रॉ एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली जो मेरा एलिप्स होगा वो ऐसा होगा। ये मेरा एलिप्स होगा जिसकी y एक्सिस ये है और जिसकी x एक्सिस ये है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, अब मुझे क्या है, मुझे इसका कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है जिसका मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ है। दिस मिड पॉइंट इज गिवन टू मी। ये मिड पॉइंट 1,2/5 दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस x²/25 प्लस y²/16। ये देने की जरूरत नहीं है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है ना। सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँगा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये दोनों, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। अब एक कंडीशन जो मेरे पास होगी वो ये होगी, x1 + x2/2 will be equal to 1 and y1 + y2/2 will be equal to 2/5। तो बेसिकली मेरे पास एक कंडीशन ये आएगी, x1 + x2 = 2 और y1 + y2 = 4/5। ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई, इसको मैं बाद में फ्यूचर में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे ये पता है, मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड अगर निकालना है, लेंथ PQ, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास ये होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और अगर आपको पता होगा कि x2 - x1 हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 + x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, और ऐसे ही y2 - y1 जो होल स्क्वायर है वो होगा हमारा y1 + y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। अब देखो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, x1 + x2 कहाँ से, इस रिलेशन से। सिमिलरली y1 + y2 भी मुझे पता है इस रिलेशन से, तो मैं ये तो यूज़ कर सकता हूँ। पर मुझे ये नहीं पता, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखते हैं ना कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मेरी जो होगी, मुझे पता है T = S1 होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है अगर मिड पॉइंट दिया होता है, विच इज, मैं बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ, x(1/a² + y/1/b² इज इक्वल टू x1² + y1² ये इक्वेशन होती है। x1 y1 ऑब्वियसली 1,2/5 है, तो ये हो जाएगा x/25 प्लस 2y/5/16 इज इक्वल टू 1/25 प्लस 4/16 × 25 इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1/4। ये मेरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ आ गई।
अब अगर मैं इस इक्वेशन को एलिप्स से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x1 और x2 आने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी x² / 25 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको y की वैल्यू डालता हूँ विच इज y इज इक्वल टू 1/4 minus x/5 into 4 which is 4 minus 4x/5 sorry 1 minus 4x/5 होना चाहिए। अगर मैं इसको डाल दूंगा ना, यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी विच इज x² / 25 प्लस 1 minus 4x/5 होल² / 16 इज इक्वल टू 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4x² - 8x - 15 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे पास क्या है, ये पता चलता है कि x1 + x2 इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2, और x1 x2 जो है x1 x2 विल बी इक्वल टू -15/4 आएगा। ठीक है। और सिमिलरली मैं x की वैल्यू यहाँ, जब x की वैल्यू 5 में पुट करता हूँ विच इज x इज इक्वल टू 5y/4 - 5/4 नहीं, हाँ ये 5/4 - 5y/4 जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मेरी होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, तो उससे y1/2 भी आ जाएगा आपके पास। या और इजी वे क्या है मेरे पास कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इसको हटा देते हैं। और इजी वे मेरे पास ये है कि मुझे यहाँ से ये पता है कि x2 - x1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू सॉरी y2 - y1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू x2 - x1 है। क्यों ऐसा क्यों है? इसमें जब आप y2 डालोगे तो x2 की वैल्यू आएगी, और जब इसमें x2 डालो y1 डालोगे तो x1 की वैल्यू y1 x1 के टर्म्स में आएगा। दोनों को माइनस कर दो तो ये रिलेशन आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हो कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू √ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस 16/25 इंटू x2 - x1 होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपको x2 - x1 होल स्क्वायर ही निकालना है, जो कि आप इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि x1 x2 पता है आपको, x1 + x2 भी पता है। ये निकालने के बाद इसको इस वैल्यू में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए √ओवर 1691/5। समझ में आ गया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी है, पर क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, खुद सॉल्व करो, कॉपी मत करो या सॉल्यूशन मत देखो। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। If A denotes the sum of all the coefficients in the expansion of this, अच्छा देखो, ये हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जैसे x + y होल पावर n, ये nc0 इंटू एक्स पावर n होता है प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n - 1 y पावर 1 होता है प्लस nc2 एक्स पावर n - 2 y² होता है, सो ऑन एंड सो ऑन होता है ncn y पावर n। इसमें सभी जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कौन कौन से कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स का मतलब है ये nc0 nc1 nc2 सो ऑन एंड सो ऑन ncn, इनका सम निकालना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग ये करते हैं कि x = 1 y = 1 पुट कर देते हैं। तो मेरे पास 2 पावर n = nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स आ जाता है। ये ट्रिक होती है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालने के लिए।
इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स जो है वो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 होल पावर n विच विल बी इक्वल टू 8 पावर n। और सिमिलरली b की वैल्यू क्या है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखूंगा मैं, तो 1 प्लस 1 होल पावर n विच विल बी इक्वल टू 2 पावर n। अब a और b में ये रिलेशन आ गया, तो a इज इक्वल टू बी क्यूब, सिंपल है। तो ये आंसर होना चाहिए मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। Question number 13 is the number of common terms in the progression. ये progression दी है 4, 9, 14, 19 up to 25th term and 3, 6, 9, 12 up to 37th term में common term निकालने हैं मुझे। तो अगर मैं सीरीज देखता हूँ, मेरे पास जो पहली सीरीज है ये वाली, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 5 होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो कॉमन टर्म्स अगर मुझे निकालने हैं तो ऐसे टर्म्स होंगे जो कि जिसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होगा, मतलब 5 और 3 का एलसीएम विच विल बी इक्वल टू 15। ये एलसीएम है इसका। तो कॉमन डिफरेंसेस, तो मेरे पास जो टर्म्स आएंगे वो होने चाहिए 9, 24, 39, सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। तो इसका जो लास्ट टर्म होना चाहिए, देखो पहले वाले का जो लास्ट टर्म होना चाहिए 25th टर्म, ये होना चाहिए 124 सॉरी, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी 25th में 24, यानी कि 4 प्लस 25th टर्म, एन की वैल्यू हो गई 24 हो गई। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 124 आएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली सीरीज में जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है 37th टर्म पर आता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 प्लस 36 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 111। तो मेरा इसका लास्ट टर्म 111 आना चाहिए, 111 और 124। तो कॉमन टर्म जो हो सकता है इसका, दोनों का देख लेते हैं। क्या लोअर टर्म 111 है, तो 111 उसका टर्म है कि नहीं। 111 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 108 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। नहीं है, वन 11 भी नहीं है। अगर मैंने 102 रखा है इस पर, तो 111 माइनस 15 अगर मैं करता हूँ तो वो भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट जो टर्म है वो 90 आएगा, जो इसमें भी होगा। 90 जो टर्म होगा वो इसमें भी कॉमन होगा और 90 टर्म इसमें भी होगा। और ये वाला टर्म जो होगा ये हमारी सीरीज का लास्ट टर्म होना चाहिए। तो a प्लस
90 नहीं, गलत हो रहा है कुछ, 90 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास 99। हाँ 99 लास्ट टर्म होना चाहिए मेरे पास, तो जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसके लिए मैं जब nth टर्म निकालने की कोशिश करूँगा तो वो होगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 99। सो n माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 90। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 बाई 15, 6, n इज इक्वल टू 7। थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ला के अपना ट्रायल और एरर करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो लास्ट कॉमन टर्म है, जो लास्ट जो टर्म जो दोनों में कॉमन है, जो ऐसा कॉमन टर्म, ऐसे कॉमन टर्म जो इसमें, जो इस वाली सीरीज में हमारी, जिसका सीरीज इसमें कॉमन डिफरेंस 15 है, उसमें भी आए, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, कॉमन टर्म जो इसमें, जो यहाँ पर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो यहाँ पर आ सकता है, जो दोनों का कॉमन। देखिए अगर कोई भी टर्म यहाँ पर जो आ रहा है वो इसमें भी आना चाहिए। 25th लास्ट टर्म है आपका यहाँ पर पहली वाली सीरीज में 124। इससे पहले वाला टर्म अगर आप निकालोगे 24, तो वो आएगा 4 प्लस 23 इंटू 5, 115 प्लस 4, 119 है ना। और फिर उसमें 5 घटाते जाओ, फिर जो आएगा फिर लोअर में आना चाहिए 114, फिर लोअर में आना चाहिए 109, फिर होना चाहिए ऐसे करके, है ना, 109, फिर उसके बाद लोअर में आना चाहिए 104, फिर रहेगा आपका 99। अब यहाँ क्या है, इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें भी आप लोअर में जाओ, इसमें अगर आपके पास जब देखोगे कि ये लास्ट टर्म जो आपके जो आया है वो है 111, 111 से आप लोअर जाओगे तो क्या आएगा 108, फिर उसके बाद जब आप लोअर जाओगे तो 105 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर जाओगे तो 102 आएगा, फिर उसके बाद लोअर जाओगे तो क्या आएगा 99। अब देखो ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन टर्म चाहिए। अब जब ऊपर से इस वाली सीरीज में जा रहे हो 114, 109, 104, है ना, तो इसमें और इसमें दोनों में कोई टर्म नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है ना, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा है 99th टर्म, इसलिए मैंने यहाँ पर 99th टर्म लिया, जो कि लास्ट टर्म पीछे से कॉमन है दोनों में। वो इस मेरी वाली सीरीज का जो सीरीज इन दोनों की कॉमन है, जिसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, वो सीरीज का लास्ट टर्म होगा जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज का है, इसलिए मैंने यहाँ पे 99 लिया है। बस ये चीज अगर आप समझ जाओ ना, तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, आंसर इसका 7 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is, if the shortest distance of the parabola from the center of the circle is d। अच्छा पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ऐसा। सर्किल जो है हमारा यहाँ होगा ऊपर, कहीं भी मान लेते हैं, ऐसा एक सर्किल बना दिया मैंने। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा which will be a normal to the tangent of this particular parabola, इसके नॉर्मल। तो ये d डिस्टेंस पूछा है। पैराबोला हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि व्हाट इज दिस पैराबोला, parabola is y square is equal to 4x, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस। इस इक्वेशन का सर्किल का पहले मैं सेंटर निकाल लेता हूँ। इसका सेंटर होगा 2, 8 और इसका जो रेडियस होना चाहिए
that radius should be equal to 2, which is रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 64। ये कैंसिल हो गया, रेडियस 2 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे बेसिकली पहले तो मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे इसको पैराबोला से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, देखो मुझे पता है कि सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द पैराबोला, जिसका स्लोप m होता है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला होती है, इसका जिस लाइन का स्लोप m होता है। अब ये जो इक्वेशन है, मुझे ये इक्वेशन क्योंकि सर्किल के सेंटर से पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 8 इज इक्वल टू 2m माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसमें a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, a इज इक्वल टू 1 है। तो 8 इज इक्वल टू 2m माइनस m क्यूब। तो m क्यूब इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। बेसिक अच्छा, m की वैल्यू तो यहाँ पर मेरे पास -2 आ रही है। m क्यूब इज इक्वल टू -8, तो m इज इक्वल टू -2 आ गया। तो मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 4 प्लस 8, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये मेरी क्वेश्चन है। अब मुझे ये पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करूँ p, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, यानी कि 12 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 4x मेरे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 48x इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू 2 आएंगी मेरे पास। इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आनी चाहिए। तो 9 4, x की वैल्यू 9 और 4 आ रही है। तो जब x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आएगी, और x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मेरे पास क्या होना चाहिए, 4,4 या 9,6। तो डिस्टेंस अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ 4,4 को, तो मेरा डिस्टेंस होगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर का रूट ओवर, विच विल बी इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 16 रूट 20। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 हो गया। एक तो आंसर मेरे पास आ रहा है। आई क्या, अगर तो फिर इसका मतलब मुझे दूसरे वाले को लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये जेई एडवांस का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे मेरे पास एक और डिस्टेंस आता, 9 और 6 लेके। 9 और 6 लेके भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 होल स्क्वायर, तो विच विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ज़्यादा आ रहा है, गलत है, मतलब कि ये वो वाला पॉइंट होगा। हाँ,
जब ये नॉर्मल आगे जाता है ना तो यहाँ पर जाके 9,6 इधर जाके इंटरसेक्ट करता है, तो वो वाला पॉइंट हो गया। ये नहीं लेंगे हमें शॉर्टेस्ट लेना है, तो T20 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। तो देखो यहाँ पर जो आप लोगों को जो जरूरत थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो इस इक्वेशन की जरूरत थी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला whose slope, equation of normal to the parabola y square is equal to 4x with slope m is this one। अगर नहीं पता है तो फिर आप निकालने बैठ जाओ, वो निकालने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है, निकाल सकते हो आप, पर ये याद है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वो लास्ट क्वेश्चन है 20th। कंसिडर द मैट्रिक्स cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 f of minus x is the inverse of the matrix। okay, तो पहले तो मैं f ऑफ माइनस एक्स बताता हूँ आपको। f ऑफ एक्स माइनस एक्स अगर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। अब इसका एक f इनवर्स x निकालते हैं, एडजॉइंट a cos x इसका एडजॉइंट आएगा माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अभी ये तो आया एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट का हम ट्रांसपोज लेते हैं ना। एफ इनवर्स एक्स का तो डेफिनेशन आपको पता है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट एफ ऑफ एक्स, वो तो होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा ये, तो 1 बाई 1 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स शायद सेम ही आ रहा है। हाँ, ये दोनों तो सेम ही है। पहला स्टेटमेंट तो भाई हमारा करेक्ट है एकदम। स्टेटमेंट 2 है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये और चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ वाई होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ है ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, यानी कि माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर
माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये वन आएगा। ये तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 ये तो गलत हो गया, फॉल्स। ये सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड वाला आंसर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। तो ये है 5 क्वेश्चन मैंने इसके सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर देख लेना आप, है ना। इसके वीडियोस देखते रहिए आप। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो 27th शिफ्ट में थे, क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली ईजी है। और एक आध क्वेश्चन तो वो लोग जानबूझ के थोड़ा लेंदी रखते हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा क्योंकि इसी रिलेशन में फिजिक्स और अब अगर देखो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो ईजियर साइड में आ रहा है, बहुत ईजी। तो क्या है ना कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी सॉल्व करके जो एक्स्ट्रा बचा हुआ टाइम वो मैथमेटिक्स को दो। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा 100% स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। तो मैथमेटिक्स तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, पर क्वेश्चंस ज़्यादा लंबे हैं नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जो अप्रैल में। तो इससे पहले जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये सारे वीडियो आप देख के जाओ, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।